आज का जो लेक्चर हमारा है वो लेक्चर है बेसिल पर, और ये बेसिल पर लेक्चर आपने पहले भी हमारे देखे होंगे, आज फिर देखेंगे क्योंकि हर बार एग्ज़ाम 6 मंथ में आता है और 6 मंथ में जो एग्ज़ाम आता है उसमें कुछ ना कुछ नया नया जुड़ता जाता है। और उसके अलावा जैसे हमें तो 12 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, हमें भी नई नई चीज़ें मिलती हैं। तो आप लोग तो 1-2 बार पढ़ के एग्ज़ाम देने जाते हो तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक बहुत ही बेहतरीन लेक्चर जो कि होगा बेसिल पर। और बेसिल की जैसे ही बात आती है तो बेसिल में 1, 2 और 3, बेसिल 1, बेसिल 2, बेसिल 3। तो आज हम बात करेंगे बेसिल 3 की मेनली, लेकिन थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लेते हुए चलेंगे हम किसमें, बेसिल 1 और 2 का भी। बेसिल एक स्विट्जरलैंड में प्लेस है जहां पे 1974-76 में एक बहुत बड़ा बैंक डूबा था और एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस ग्लोब में आया था। उस फाइनेंशियल क्राइसिस से के लिए जब आया तो पूरे बैंकर्स या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें बहुत ही चिंता होने लगी कि भाई ये क्या हुआ, कैसे हम इससे लड़ सकते हैं। तो इसको लड़ने के लिए वहाँ एक मीटिंग हुई, वहाँ पे G10 कंट्री आए, उन कंट्री के जितने भी अपने लीडर्स थे वो आए, उन्होंने बात करी, खासकर से बैंकिंग और फाइनेंशियल इंडस्ट्री की उन्होंने बात करी और कहा कि हम कुछ ऐसा करें कि आगे से कभी कुछ ऐसा हो तो हम इसको कैसे ओवरकम कर सकें, कैसे हम इससे लड़ पाएं। ठीक है, तो यहां एक वर्ड आया बहुत नया सा, नहीं है, रिस्क। और ये रिस्क कौन सा रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क को क्या करने, पहचानने, मेजरमेंट करने, उसका मिटिगेशन करने और नई नई पॉलिसी बना के आगे फ्यूचर में भी उसको इम्प्लीमेंट करने की बात हुई। ठीक है, और रिस्क की जहां बात हुई तो मैंने बोला फाइनेंशियल रिस्क। इस फाइनेंशियल रिस्क में भी बेसिल ने जो रिस्क लिए वो 3 रिस्क हैं। जैसे हम लोग इसको CMO, आपने नाम सुना होगा, CMO आपने नाम जरूर सुना होगा। तो इसमें C का मतलब है क्रेडिट, आपको सबको मालूम होगा। फिर है मार्केट और फिर है ऑपरेशनल। ये 3 रिस्क इस बेसिल में चर्चा की गई। इन 3 रिस्कों में अब जब ये शुरुआती तौर पर हुआ तो इसको बेसिल 1 बोला गया, फिर थोड़े से और अमेंडमेंट हुए तो बेसिल 2 बोला गया। तो बेसिल 2 अगर हम बात करें तो 2004 से, और बेसिल 3 को 2013 से 2013 से इम्प्लीमेंट किया गया। अभी यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट बदलाव जो आया है वो ये आया है कि इसको इम्प्लीमेंट शुरू में करना था 2018 तक, फिर 2019 तक इंडिया में वो किया गया, फिर इंडिया में 2020 तक किया गया। लेकिन क्योंकि कोरोना आ गया तो कोरोना की वजह से इसको 2021 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। अभी रिसेंट न्यूज़ ये आई है कि इस स्थिति में जहां बैंकों की पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसके पास कैपिटल की कमी होती जा रही है, उसकी वजह से इसको 2023 तक की बात हो रही है। फाइनल जो वर्ड्स होंगे उसको हम कभी जब क्लास में कवर करेंगे तो फाइनल उसी पे बात करेंगे, क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट कब तक होनी है। लेकिन अभी हम इस कॉन्सेप्चुअल वीडियो पे बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल लेक्चर पे बात कर रहे हैं, बेसिल को समझाने की बात कर रहे हैं, पूरा आपको समझ में आ जाए। उसके बाद कहीं पर भी आप नोट्स उठाएंगे, पावर पॉइंट उठाएंगे, बुक उठाएंगे, पढ़ते चले जाएंगे, या RBI के सर्कुलर उठाएंगे, बिल्कुल आपको समझ में आता जाएगा। तो इसलिए बने रहिए, पूरी क्लास में बने रहिए। मैं उम्मीद करता हूं आज 200 लोग क्लास में आने चाहिए। संडे का दिन है, समय भी बहुत ठीक है और त्यौहार का भी है। त्यौहार आपका
जो भी होगा आपकी पूजा पाठ हो चुकी होगी। शाम को मेला तो इस बार शायद कहीं होगा नहीं, तो इसलिए सब लोग घर में होंगे, इसलिए 1.5 से 2 घंटे ये क्लास होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो है आज में नेक्स्ट क्लास जो होगी मैडम की क्लास होगी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। 12 बजे से वो क्लास है। उस क्लास में रेशियो एनालिसिस के न्यूमेरिकल या केस स्टडी पे बात की जाएगी, तो आप लोग उस क्लास को भी अटेंड करिएगा। आप अपना संडे का इस्तेमाल कर लीजिएगा। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जिन लोगों ने अभी तक ऐप सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत लोगों ने डाउनलोड तो कर लिया है, 9000 से ज़्यादा लोगों ने, लेकिन जो ऐप के प्राइसिंग है, दशहरा ऑफर आया हुआ है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करने की सोचें। एक बार देख लें, कंटेंट अगर सूटेबल लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यूट्यूब की जो लाइव क्लास है उसकी लिमिटेशंस अपनी है, आपको पता होगा। चलिए तो शुरू करते हैं दोबारा से। बेसल पे हम 3 रिस्कों की बात करते हैं। अब मैं आपसे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि क्रेडिट रिस्क कहाँ लगता है, और आपका ये जो मार्केट रिस्क कहाँ लगता है, और आपका ऑपरेशनल रिस्क कहाँ लगता है। आपको जल्दी से ये बताना है कि क्रेडिट रिस्क कहाँ लगता है, ऑपरेशन रिस्क कहाँ लगता है, और मार्केट रिस्क कहाँ लगता है। बताइए जल्दी, आंसर करिए। अजिंक्य जी, आप तो लाइव क्लास में ही पढ़ लो पूरा, आप तो लगातार क्लास में रहते हैं, आपको तो कोर्स भी नहीं खरीदना पड़ेगा शायद। बाकी फ़ीस कितनी है, सब कुछ आपको मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। आंसर आने लग गए हैं। क्रेडिट रिस्क लोन एंड एडवांसेस पे लगता है। क्रेडिट रिस्क लोन एनपीए हुआ हो तो लगता है। लोन एडवांसेस, लोन में क्रेडिट रिस्क रिलेटेड टू लैंडिंग, क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर, डिफ़ॉल्ट, बहुत सारे आंसर्स आए हैं। मार्केट रिस्क इन्वेस्टमेंट में लगता है, वेरी गुड। और अभी तक किसी ने ऑपरेशनल रिस्क का आंसर नहीं दिया। चलिए 1 नंबर का क्वेश्चन मैं अभी पक्का कर रहा हूं, आप जरा यहां देखिए। क्रेडिट रिस्क बहुत से सही लोगों ने आंसर दिया कि जहां पर भी हम लैंडिंग की बात करते हैं, अब लैंडिंग वो किसी भी टर्म्स में हो, लोन्स हो, एडवांसेस हो, ओडी हो, कुछ भी हो, तो लैंडिंग जब भी होगी तो क्रेडिट रिस्क होगा। अभी कई लोगों ने आंसर दिया है कि शायद वो एनपीए पे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर लैंडिंग है तो क्रेडिट रिस्क है, एनपीए हो गया तो बहुत बड़ा क्रेडिट रिस्क है। ठीक है, अब बात करते हैं मार्केट रिस्क की। मार्केट रिस्क होता है बेसिकली इन्वेस्टमेंट में, मार्केट रिस्क होता है इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि बैंक अपने फंड को, जो बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं पब्लिक से, इस डिपॉजिट एक्सेप्टेंस पे कई सारे काम करता है। जैसे वो लोन एंड एडवांसेस देता है, इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, और इसके अलावा कुछ बचा हुआ जो होता है उसके पास वो कैसे रखता है, कैश के लिए। ठीक है, तो ये काम। अच्छा, एक जो मैंने फोर्थ दिया है उसका नाम है रेशियोज, रिजर्व रखता है। रेशियो, जो रिजर्व रेशियो है, सीआरआर, एसएलआर या कोई और भी, तो बेसिकली डिपॉजिट का जो डिप्लॉयमेंट होता है किसी भी बैंक का इन 5-4 कामों में होता है। कैश में कोई भी रिस्क नहीं होता, जो आपके पास कैश रखा उसमें कोई रिस्क नहीं है। लॉस अलग चीज़ है, रिस्क अलग चीज़ है, दोनों में फ़र्क है। ठीक है, लोन एंड एडवांसेस की बात आई तो क्रेडिट रिस्क की बात आई, इन्वेस्टमेंट की बात आई तो हमारा मार्केट रिस्क आ गया। अब बात आई ऑपरेशन रिस्क कहाँ लगता है। क्या किसी ने अभी तक आंसर दिया? ऑपरेशन रिस्क को बोला है राकेश त्रिवेदी जी ने, सिस्टम फेलियर की बात करी है, सॉफ्टवेयर करप्ट की बात करी है। तो कुछ ऐसे कह सकते हैं कि आपने तो ऑपरेशनल रिस्क को डिफाइन करने की बात करी है। मैं बताता हूं ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है। जो ये बात बता रहे हैं आप लोग, बिल्कुल वही चीज़ होती है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट कहाँ पे होता है, किस चीज़ को इफेक्ट करता है, वो आपके लास्ट 3 ईयर के जो एवरेज प्रॉफिट होता है उस कैपिटल पर
फ्यूचर वाली इनकम पे एक मार्क लगाया जाता है, शैडो दी जाती है, जिसको हम चार्ज कहते हैं। यानी जो इस बार की आपकी इनकम होने वाली है वो लास्ट 3 ईयर की जो इनकम हुई थी उस इनकम का सर्टेन परसेंटेज इस बार की इनकम में शैडो में रहता है या चार्ज में रहता है। यानी लास्ट 3 ईयर की जो हमारी इनकम है उस पर डिपेंड करता है, या हम ऐसे कह दें कि ग्रॉस इनकम फॉर लास्ट 3 ईयर का एवरेज, लास्ट 3 ईयर के ग्रॉस इनकम का एवरेज उस पर लगता है। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? आगे बढ़े, इतनी बात समझ में आ गई है। कॉरपोरेट गवर्नेंस आप पूछना चाह रहे हैं या आंसर दे रहे हैं? कॉरपोरेट गवर्नेंस का मतलब मैं बता देता हूं आपको। गवर्नेंस का मतलब होता है शासन या सरकार का काम करने का तरीका, और कॉरपोरेट गवर्नेंस का मतलब है जो कॉरपोरेट लोग अपने काम करने के तौर तरीके हैं उनकी बात आती है। जैसे आजकल गुड गवर्नेंस वर्ड बहुत आता है, ऐसी कॉरपोरेट गवर्नेंस आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये आपके प्रमोशनल एग्जाम में ये वर्ड बहुत देखा जाता है। चलिए, रिस्क की बात हो गई हमारी, और बेसेल क्या है थोड़ा सा बेसिक्स हो गया, इनके रिस्कों की बात हो गई। अब हम आगे चलते हैं वो रिस्क को कैसे लड़ेगा। ठीक है, रिस्क को मिटिगेट करना है, रिस्क को मिटिगेट करना है। रिस्क को मिटिगेट करने के लिए आपको चाहिए आपकी अच्छी हेल्थ, आपकी अच्छी हेल्थ। और हेल्थ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जो हेल्थ होती है या किसी भी बिजनेस कॉरपोरेट की हेल्प होती है, वो हेल्प नापी जाती है आपकी कैपिटल से। आपके पास कितनी कैपिटल है? कैपिटल का मतलब सिंपल है कि आपने कारोबार में आपका लगा हुआ पैसा, चाहे वो शेयर होल्डर का हो या आपका हो, लोन नहीं, आपका इन्वेस्टमेंट जो पूरे कोर बिजनेस पे लगा हुआ है उसको हम कैपिटल कहते हैं आम भाषा में। ठीक है, तो वो कैपिटल कैसे काम आती है? बिल्कुल ठीक उस तरह से जैसे आप जब यंग होते हैं तो आप जिम जाते हैं, रेसिंग करते हैं, खेलते हैं और अपनी बॉडी बनाते हैं, और अगर कोई अचानक कोई बीमारी हो जाती है, बुखार हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो आपकी बॉडी में जो पहले से प्रोटीन इकट्ठा है, जो फैट इकट्ठा है, वो उस बीमारी के दिनों में रिकवर करती है, यानी आपको थोड़ा स्ट्रेंथ देती है। भले ही आप कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन अगर आपने पहले से अपनी बॉडी अच्छी बना रखी है तो जल्दी से रिकवर होकर फिर काम पे चलते हैं। लेकिन आप पहले से ही कमज़ोर हैं और आपको बीमारी हो जाए कोई, तो आप परेशानी में आ जाते हैं, आपकी लाइफ को खतरा हो जाता है। जैसे आजकल कोरोना में जो लोग पहले से बीमार हैं उनके लिए ज़्यादा सेंसिटिव और जो ज़्यादा खतरे की बात आती है। ठीक है, तो उसी तरह कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका कैपिटल बेस अच्छा है वो इन रिस्कों को मिटिगेट करने या रिस्कों को रिस्क से लड़ने के बहुत आसान से तरीके अपना सकता है, क्योंकि उसके पास कैपिटल बेस है। एग्जाम्पल के तौर पे कहें, कोई फर्म है, उसने 500 करोड़ से काम शुरू किया और हर साल उसमें क्या ऐड होता गया? प्रॉफिट हुआ। कभी 80 करोड़ 80 हो गया, कभी 40 हो गया, कभी 100 हो गया। इस तरह करते करते जो हो गया ये 720 इतने करोड़ का इसका कैपिटल बेस हो गया। और एक साल में उसे किसी पर्टिकुलर 4th ईयर में पता लगा कि 200 करोड़ का लॉस हो गया। अगर 200 करोड़ का लॉस हो गया तो इमीडिएट आपकी जो ये कैपिटल है उसमें फ़र्क पड़ने वाला है। तो वही फाइनेंशियल क्राइसिस अगर आपकी कंपनी में आएगा, बैंक में आएगा, तो वो इसी हमारे जो 200 करोड़ का जो प्रॉफिट लॉस हुआ है वो इसी कैपिटल में से एडजस्ट होगा और आपकी कैपिटल फिर 520 हो जाएगी। अगले बार फिर लॉस हो जाता है, मान लिया 100 करोड़ का, तो आपकी 420 करोड़ की कैपिटल हो जाएगी। यानी आपको परेशानी के दिनों में सिर्फ आपकी हेल्थ कैपिटल या फाइनेंशियल हेल्थ यानी कैपिटल ही मदद करेगी। तो बेसेल का पूरा बेस कैपिटल पे आ गया। तो उसने क्या बोला? रिस्क वर्सेस कैपिटल।
उसने बोला रिस्क ढूंढो, कैपिटल ठीक करो, बस दो ही काम करते चले जाओ। कोई भी बिजनेस करो, अभी हमने पीछे बिजनेस बता दिए, बैंकिंग बिजनेस की जहां बात आई थी, तो बैंकिंग बिजनेस में ये बैंकिंग बिजनेस है, काहे के, डिपॉजिट के नहीं, एडवांसेस के, लोन्स के, उसको डिप्लॉय करने के, एसेट्स के, इन एसेट्स के जो बिजनेस हैं उन बिजनेस के अलग अलग वो हैं। और बाकी आपने लास्ट 3 ईयर में कमा रखा। हो सकता है कि जैसे अभी सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी, बहुत सही एग्जांपल दे रहा हूँ सुनिएगा, सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी हो सकता है इस समय इस पर्टिकुलर ईयर में कई करोड़ रुपए कमा ले, लेकिन जैसे ही कोरोना चले जाएगा और सैनिटाइजर की मांग कम हो जाएगी तो अगले आने वाले साल में हो सकता है उसे लॉस हो। क्यों? उसने जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा लिया होगा, बहुत सारी मशीन्स लगा ली होंगी, उन मशीन्स को आगे काम नहीं मिलेगा तो उसको लॉस होगा। और वो लॉस कहाँ से रिकवर होगा? लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट से या ग्रॉस इनकम से ही रिकवर होगा। तो यहाँ तक हम ये भी समझ गए कि हमारी हेल्थ को लड़ने के लिए हमें कैपिटल चाहिए। और आगे बात करते हैं, बेसल का कॉन्सेप्ट 3 पिलर पर है। बहुत आपने नाम सुना होगा, आज समझ जाएंगे आप। 3 पिलर, 3 पिलर्स। और ये जो 3 पिलर्स हैं, ये 3 पिलर्स का मतलब होता है जो आपकी बिल्डिंग होती है, उस बिल्डिंग को जो संभाले हुए होते हैं, जो उसमें सारा वजन होता है, आपकी बिल्डिंग को संभाले हुए होते हैं, उनको हम पिलर्स बोलते हैं। तो पहला पिलर होता है MCR। पहला पिलर है आपका MCR। तो मैं MCR लिख रहा हूं, आप लोग बता दीजिए कि MCR का मतलब क्या होता है, जल्दी लिखिए। MCR का मतलब आप लोग बताइए क्या होता है। मैं आपसे MCR का मतलब पूछ रहा हूं। 3 पिलर की बात हुई है, 3 पिलर JIB के लिए सीधा सीधा क्वेश्चन है। कई बार इसमें भी गलतियां आप लोग कर देते हैं। चलिए, कुछ लोगों ने आंसर दिया मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड, नहीं रिक्वायरमेंट, ठीक है। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपको, अभी हमने बोला कैपिटल, तो उस कैपिटल का मिनिमम कितना जरूर होना चाहिए जिससे आप आगे फ्यूचर में धंधा करते रहे तो संभावना की जा रही कि शायद वो नुकसान में आप नहीं जाओगे, या नुकसान में जाओगे तो झेल लिया जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड आता है, इसको मैं थोड़ा सा और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से लेता हूं। आपके बेटे ने कहा कि मुझे बिजनेस करना है, तो बिजनेस करना है तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि कितना पैसा लगेगा। सपोज कीजिए वो बिजनेस करना चाहता है 50 करोड़ का और आपकी हैसियत है 100 करोड़, ये रिक्वायर्ड है, ठीक हो गया। तो जितनी रिक्वायर्ड है वो हो गई, तो इसका मतलब पहला वाला पॉइंट इसका ओके हो गया, यानी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट ओके हो गई। अब उसने 50 करोड़ रुपए लगाए और एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया, और उस बिजनेस स्टार्ट करने में जिन लोगों को एम्प्लॉय किया, जिन लोगों को मैनेजर बनाया, उन मैनेजर्स को बोलते हैं सुपरवाइजर्स। अगर वो अच्छा काम नहीं करेंगे, आप 50 करोड़ या 100 करोड़ कितनी भी कैपिटल से कोई काम शुरू कर दीजिए, वो काम डूब जाएगा या नुकसान देगा। तो इसीलिए सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है SR। JIB वाले, बहुत जो लोग पहली बार सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लेक्चर होने जा रहा है, ये सुनते रहिए। आपको सुनने में आप अपने ब्रांच मैनेजर को जाके पढ़ा के आएंगे कि व्हाट इज बेसल। सुपरवाइजरी रिव्यू। तो सेकंड हमारा हुआ SR, सुपरवाइजरी रिव्यू, यानी जो आपके मैनेजर हैं, आपका स्टाफ है, आपके बॉस हैं, जो भी आपने काम में लगा रखे हैं, वो हमारे काम को सुपरवाइज कर रहे हैं, उसको रिव्यू कर रहे हैं उसके ऊपर वाले। तो एक के ऊपर एक का जो काम हो रहा है उसका रिव्यू होना चाहिए। अब आपने दूसरा नंबर बहुत अच्छे क्या कर लिए, वो रख लिए, बहुत अच्छे एम्प्लॉय रख लिए, सुपरवाइजर रख लिए, बहुत सारा। 2 चीज़ें बिल्कुल ओके कर दी। तीसरी एक वो चीज़ भी है जो इन सब के बाद भी डूब जाती है, जैसे
आपने अगर नाम सुना हो, कोडेक की जो फिल्म आती थी, कैमरे भी आते थे, उस कोडेक कंपनी का जो फिल्म का काम था वो ख़त्म हो गया। फूजी फिल्म, ये 2-3 ऐसे थे। क्यों ख़त्म हो गया? क्योंकि मार्केट में डिसिप्लिन नहीं रहा, वो टूट गया। तो कितना ही उनके पास पैसा था, कितने ही एक्सपर्ट थे, सब खत्म हो गया। तो तीसरी बात है एमडी, जिसको हम बोलते हैं मार्केट डिसिप्लिन, यानी जो धंधा आप कर रहे हैं, जहाँ पे आप धंधा कर रहे हैं, वहाँ के और लोग भी सही होने चाहिए, आपके धंधे को प्रॉपरली वो कर पाएं। तो मार्केट डिसिप्लिन। अभी कुछ चैनल में बेसिल वाली क्लास भी चल रही थी, नोटिफिकेशन देखा था मैंने। तो उसमें अगर आप लोगों ने वो क्लासेस ली हैं तो जो भी थ्योरी वहाँ पढ़ी होगी, आज उस थ्योरी को कोरिलेट आप कर पाएंगे कि वो थ्योरी का क्या रेलिवेंसी है, उस थ्योरी से क्यों क्वेश्चंस में आने में क्या क्या कॉन्सेप्चुअल वो फंसा सकता है आपको। तो ये क्लास और वो क्लास मिला लेंगे तो आपका पूरा कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होगा आपका। बाकी थ्योरी की बात करें तो बुक में जो लिखी है वही थ्योरी है, उसको नोट्स के रूप में ट्रांसफ़र करके कुछ अच्छा बनाया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। तो अब हमारा ये जो पूरा ये स्ट्रक्चर बना है, पूरा स्ट्रक्चर, ये बेसिल के 3 पिलर्स हैं: मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, एमसीआर, एसआर सुपरवाइज रिव्यू, एमडी मार्केट डिसिप्लिन। और इन पिलर्स पे आपका पूरा जो है बेसिल का हाउस या बेसिल का कॉन्सेप्ट आपका पूरा टिका हुआ है। जो बेसिल, अब बेसिल 3 नहीं, बेसिल पूरा बेसिल, चाहे 3 हो, 1 हो, 2 हो, वो इन 3 चीज़ों पे टिका हुआ है। तो अब हम बात करते हैं इस वाले पे, एमसीआर पे बात करते हैं। एक एडिशनल चीज़ हम एमसीआर पे बात करते हैं जिससे आपको ये एमसीआर का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट पिलर है आपका, पिलर है फर्स्ट नंबर पिलर आपका, ठीक है, पिलर 1 एमसीआर। अब यहाँ पर आप कुछ सुनिए ज़रा, बहुत अच्छी चीज़ बताऊँगा, आपको पता लग जाएगा। हम एग्जाम्पल लेते हैं एक ह्यूमन बीइंग, जो आप एक एज ए पर्सनल, आपके पास क्या क्या कैपिटल है। अगर हम उस एग्जाम्पल की बात करें, उस कैपिटल की बात करें, तो आपके एक ह्यूमन कैपिटल की बात करें, यानी एक पर्सनल, यानी आप व्यक्तिगत रूप से क्या रखते हैं। अगर मैं आप लोगों से सवाल पूछूं तो हम इसको कैश हो सकता है, आपका सेविंग बैंक में बैलेंस हो सकता है, आपकी एफडी हो सकती है, आपके पास एनएससी हो सकती हैं, आपके पास शेयर्स हो सकते हैं, आपके पास गोल्ड हो सकता है, आपके पास व्हीकल हो सकता है, और आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग हो सकती है, ठीक है। लैंड और आखिरी हमने ले लिया बिल्डिंग, ठीक है। आपके पास इतने एसेट्स हो सकते हैं। और मैं आप में जो स्टूडेंट्स हैं उन दो से किसी से भी ये सवाल पूछता हूँ कि पहला कैश, किसी ने बोला भाई हमारे वहाँ 1 लाख है, सेविंग बैंक में मान लिया बोला 1 लाख है, एफडी मान लिया 2 लाख की है, और एनएससी मान लिया 1 लाख की है, शेयर्स आपके पास 1 लाख के हैं, गोल्ड आपके पास 2 लाख का है, 5 लाख की व्हीकल है, और 8 लाख की लैंड है, और 50 लाख का हाउस है। ये एग्जाम्पल है एक पर्सन का। इसमें अगर हम इसको ऐड करते हैं तो 65, 6, 7, 9, 70, ये लगभग 71 आया। इसका टोटल कितना आया? 71 लाख का इनका कैपिटल आया, 71 लाख का इनका कैपिटल आया।
दूसरे की बात करते हैं, यहाँ पर कैश उसके पास कुछ नहीं है, सेविंग बैंक में कुछ नहीं है, एफडी है उनके पास 10 लाख की, और इधर कुछ नहीं है। इसके अलावा उनके पास 10 लाख का मकान है, और 10 और 10 20 यानी दूसरे बंदे की कैपिटल हमारे पास आई 20 लाख। क्लियर हो गया? तो ये हमने 2 एग्जाम्पल लिए। लक्की बक्सी बोले व्हीकल इज लायबिलिटी नॉट एन एसेट। देखिए, अगर आप व्हीकल में तेल डाल के चलाएंगे नहीं तो एसेट ही है वो, और आप उसमें तेल ज़्यादा डाल के खूब चलाएंगे तो लायबिलिटी बनेगा। ठीक है। और अगर हम बात करें अकाउंटिंग के टर्म में, तो जो भी सामान आपके पास है, आपके घर में एक पेन भी रखा हुआ उसकी कीमत 1 रुपये है, वो भी जो है एसेट्स है। और अगर हम जो लकी जी बोल रहे हैं उस बारे में बात करें, ये लकी जी थोड़ा मजाक कर रहे हैं, उसका श्वेतांकी जी आंसर दे रहे हैं, तो आप लकी जी की बात को सीरियसली मत लीजिए। क्लियर है? वो थोड़ा सा मजाक कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है आजकल एक चीज़ महसूस की जा रही है कि सबसे बड़ी लायबिलिटी है आपके जो बच्चे हैं वो। अब वो एसेट भी हैं, कुछ लोग कहेंगे एसेट है, कुछ लोग कहेंगे लायबिलिटी है, तो वही बात बिल्कुल कार के साथ भी है, आपके साथ वो एसेट है लायबिलिटी। अकाउंटिंग की टर्म में बिल्कुल क्लियर कट व्हीकल जो है एक एसेट है। ठीक है, चलो, तो ये हमने बात कर ली। चलो गुड, ये हमने बात कर ली एक ह्यूमन बीइंग के कैपिटल एसेट की। अब केस नंबर 1 और केस नंबर 2, देयर आर 2 केसेस ऑफ 2 डिफरेंट पर्सन। आपको ये बताना है बेसेल के हिसाब से कौन सा बंदा अच्छा है। आपको ये बताना है बेसेल के हिसाब से कौन सा बंदा अच्छा है, या बेसेल के हिसाब से कौन सा बंदा अच्छी कैपिटल लिए हुए है। ठीक है। अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो ओवरऑल हमारे पास ये जो बंदा है, ये वाला, ये फर्स्ट वाला जिसके पास 71 की है, ये ज़्यादा अच्छा बंदा है क्योंकि इसके पास ओवरऑल कैपिटल ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं एक फार्मर के पास जो गांव में रहता है, उसके पास 10 एकड़ ज़मीन है, घर उसका कच्चा है, और उस 10 एकड़ ज़मीन में वो फसल भी बहुत अच्छी नहीं होती है। ठीक है। दूसरा आदमी वो है जिसके घर में 5 लाख रुपए का एक एफडी रखा हुआ है और घर भी बना हुआ है। तो इसमें चाहे उस किसान की लैंड की कॉस्ट करोड़ों में हो, लेकिन बेसेल के हिसाब से वो आदमी ज़्यादा कामयाब होगा जिसके पास लिक्विडिटी। तो अगर हम इन दोनों केसेस में बात करें और अभी किसी के साथ, इन दोनों में से किसी के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए और उसे अचानक 10 या 20 लाख की ज़रूरत पड़े, तो आप समझ लीजिए कौन जल्दी अरेंज कर पाएगा। देखिए यहाँ से ये जो ऊपर वाले हैं, यहाँ पे इसके पास लिक्विड है 6, ये 6 जल्दी, बल्कि एनएससी में भी पेमेंट में दिक्कत आती है, कुछ समय का वो होता है। और इधर जो है 10 लाख का क्या है आपका, जो दूसरा बंदा है अपना सेकंड वाला, उसके बाद 10 लाख का लिक्विडिटी है, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ बात आ गई कैपिटल में लिक्विडिटी, एक वर्ड आ गया। कैपिटल में क्या आ गया? लिक्विडिटी आ गया। और कैपिटल की लिक्विडिटी को एमसीआर में उसने टीयर 1 और टीयर 2 का नाम दिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी चीज़ बताई जा रही है, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। टीयर 2 और टीयर 3 भी ले लिया मैंने यहाँ पे, यानी कि तो ये जो टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 है, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ऐड करेंगे तो टोटल कैपिटल आएगी। क्या आएगी? टोटल कैपिटल। जैसे कि अभी वो बगल में एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, तो टोटल कैपिटल में एक के पास 71 है और एक के पास 20 है, तो टोटल कैपिटल की बात तो वहाँ आ गई। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं इनके कैटेगराइजेशन की। अगर मैं कैटेगराइजेशन की बात करूँ, टीयर 1 का मतलब बिल्कुल मस्त वाली कैपिटल, टीयर 1 का मतलब बहुत मस्त वाली कैपिटल जो एकदम से यूज हो जाए, तो हम इसको ले रहे हैं
टीयर 1 में, ठीक है, ये हमारे लिए टीयर 1 कैपिटल है। क्लियर हो गया। लेकिन टीयर 1 में भी उन्होंने वो बाइफर्केशन कर दिए हैं। टीयर 1 में भी एक इन्होंने कहा है कोर, ठीक है, तो कोर को इन्होंने नाम दिया हुआ है सेट 1। कोर का मतलब कोर इक्विटी कैपिटल, कोर इक्विटी कैपिटल इनका नाम दिया इन्होंने कोर इक्विटी कैपिटल। सेकंड में बात करें तो दूसरा नाम है एडिशनल टीयर 1 यानी और टीयर 1। तो यहां पर आएगा टोटल ऑफ किसका, टीयर 1 का। अभी मैं इस एग्जांपल पे लेके चल रहा हूं, तो इस एग्जांपल पे अगर हम लेते हैं तो यहां देखिए कि इसकी कोर, अब टीयर 1 तो हो गया, तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों को एक कोर में ले लूंगा, सेट 1 बोलूंगा। क्या बोलूंगा, सेट 1, और इसको बोलूंगा एडिशनल टीयर 1। तो इसमें बात करेंगे इस बंदे की, पहले वाले बंदे का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि पहले वाले के पास हर तरह की कैपिटल हमारे पास अवेलेबल है। तो इसमें जब हम बात करेंगे तो सेट 1 कितना होता है, देखिए इसका सेट 1 होता है लगभग 4 लाख, और एडिशनल टीयर 1 होता है इसका 1 लाख, और टीयर 1 होता है 5 लाख। क्लियर हो गया, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलो अब बात करते हैं टीयर 2 की। तो टीयर 2 में हम इसको ले लेते हैं, मान लिया शेयर्स, और इसको ले लेते हैं, तो शेयर्स उसको लेते हैं तो 7 लाख आ गया टीयर 2 में। क्लियर हो गया। अच्छा, टीयर 3 में हम लोग ऐसी चीजें लेते हैं जिनको लिक्विडेट करने में बहुत समय लग जाता है, या अच्छा एक चीज और, लिक्विडिटी की डेफिनेशन समझ लीजिए। लिक्विडिटी की डेफिनेशन होती है कि जो मैं सेंटेंस बोलूंगा उसको आपको पूरा करना है, ठीक है। लिक्विडिटी इज व्हाट व्हेन यू आर गोइंग टू सेल योर एसेट दैट इज इजीली कन्वर्टेबल इनटू लिक्विड मनी और कैश, या रेडली अवेलेबल कैश। तो जो भी आपके पास एसेट्स हैं उसको मार्केट में सेल करने गए, और वो सेल करने जब गए तो तुरंत वो कैश में कन्वर्ट हो गए, उसको लिक्विडिटी बोलते हैं। सब्जेक्ट टू, इसके साथ एक कंडीशन और है, वो आपको लिखनी है। आप कोई सामान अपना बाजार में बेचने गए, नहीं बिका, कोई लिक्विडिटी नहीं है, बिका तो लिक्विडिटी है। अब बिका यानी सेल हुआ, किस कंडीशन से सेल हुआ, किस कंडीशन में सेल होना चाहिए, नहीं, रिस्क डाइवर्सिफाई कर रखा है पर्सन 1 ने, यहां रिस्क डाइवर्सिफिकेशन की बात नहीं है। यहां सिर्फ बात आ रही है जो उसका कैपिटल है, वो कैपिटल किस किस कैटेगरी में है, मैं उसको बेसल के रेफरेंस में आपको बता रहा हूं। चलिए, तो ये जरूरी है, लिक्विडिटी की डेफिनेशन में एट रीजनेबल प्राइस। आप जो है अपनी कार बेचने गए, 10 लाख की कार ली थी और आदमी 5 लाख से ज़्यादा देने को तैयार नहीं है, 1 साल पुरानी कार है, तो आप कहेंगे यार 8 लाख तो मिलने चाहिए। लेकिन क्योंकि आपको पैसों की जरूरत थी, आप 5 लाख में बेच आए। अगर 5 लाख में बेच के आए तो वो लिक्विडिटी नहीं है, लिक्विडिटी के लिए है जो उसके रीजनेबल प्राइस हैं वो मिलने चाहिए थे। पता लगा मार्केट में उस तरह की कार आप खरीदने जा रहे हैं तो वो उस तरह से हो रहा है। अच्छा, एक करेक्शन बताया है, करेक्शन बताया है विशाल एरे ने कि जो सेट 1 है वो कितनी है, 5 लाख। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये एक मुझसे छूट गया, 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5, बिल्कुल करेक्शन किया है, थैंक यू वेरी मच। तो यहां पे टोटल भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलो अब जब हम टीयर 3 की बात कर रहे थे, हमने कहा ऐसी कैपिटल जो पड़ी तो है आपके पास लेकिन बहुत मुश्किल है उसको रियलाइज करना या टफ है, तो उसमें हम आएगा 58 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 58 लाख ये हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। यहाँ कॉलम हमने कितने लिखे हुए, 1 2 3 4, और यहाँ कितने हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक 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 ठीक,
चलिए इसको सुधार कर देते हैं, इसको हम 1 को यहाँ से हटाते हैं तो यहाँ पोजीशन वही आ जाएगी, कौन सी वाली, 4 वाली। तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर ये मिला के हो गया 4 और 1 5, वही पोजीशन आ गई। ठीक है, चलो यहाँ पे ये 1 जो लिखा हुआ था वो 1 पर्सन के लिए लिखा था, किस लिए लिखा था, क्योंकि 3 आइटम है ना, 1 2 3। चलो कोई बात नहीं, आप कैलकुलेशन से ज़्यादा कॉन्सेप्ट सीखने पे ध्यान रखिए। चलो अब आगे हम और बढ़ते हैं। इतना क्लियर हो गया आपको कि आपकी बुक में कैपिटल बेसिल के अकॉर्डिंग 3 टाइप की होती है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। टीयर 1 में अगेन 2 टाइप होते हैं, कोर यानी कि सेट 1 कोर इक्विटी कैपिटल टीयर 1, और दूसरा होता है एडिशनल टीयर 1 यानी कुछ और भी टीयर 1 है। तो टोटल टीयर 1 5 है, उसमें से 4 तो है सेट 1। अब ये जो ग्राफ है आपकी बुक में बना हुआ है, जो भी आप बुक लेके बैठे हैं उस बुक में आप देख लीजिएगा कहाँ पर ये है। CIB JIB वाले अपने बुक में वो पेज देख लीजिए जहाँ पे कैपिटल का दिया हुआ है आपको। ये देखिए CIB के 228 नंबर पेज पर दिया हुआ है। CIB के 228 नंबर पेज पर एक ये टेबल दी है। इस टेबल को आप देख लीजिए, इस टेबल में वही सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा और एलोबरेट करते हैं। देखिए ये जो बेसेल है इसने इतना बताया, लेकिन एक नया वर्ड बेसेल 3 में और चर्चा में आ गया जिसका नाम है CCB, कैपिटल कंजर्वेशन बफर। कैपिटल कंजर्वेशन बफर ये वो चीज है जो आपकी टीयर 1 कैपिटल को बढ़ाएगी। ये वो चीज है जो आपके टीयर 1 कैपिटल को बढ़ाएगी। अब वो यहां पे इसके साथ एक नया नाम चालू हो गया CCB, जिसको बोला वो भी होना चाहिए। तो अब अगर इसमें CCB की बात करें तो हम अगर इस गोल्ड वाले को या इक्विटी वाले को या गोल्ड वाले को हम यहां पे ले आए, यानी इनमें से कोई एक ऐसी चीज भी है जो इजीली जंप हो सकती है, कहां पे, टीयर 1 में। तो ऐसी आपकी कैपिटल कंपनी की जो टीयर 1 में जा सकती है उसको हम बोलते हैं CCB, कैपिटल कंजर्वेशन बफर। तो वो CCB जो जाएगा इन्हीं में से कुछ आइटम यहां शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये नया कॉन्सेप्ट इस बार बेसिल 3 में आ गया। अब हम इन्हीं चीज़ों की बात करते हैं कि इनके जो रेगुलेशंस हैं उसने बेसिल ने कितने कितने होने चाहिए इसके बारे में क्या बोला है। ठीक है, बेसिल ने इसके बारे में क्या बोला है उस पर बात करते हैं हम। जो बिल्कुल पिन पॉइंट क्वेश्चंस आपके JIB में आते हैं, CIB में न्यूमेरिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ये। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, T1। T1 में क्या लिखा, सेट 1। फिर क्या लिखा, एडिशनल T1। यहाँ पे आपका आ गया T1। फिर आपको चाहिए CCB, फिर आपको चाहिए T2। ठीक है, T3 का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है और इंडिया में T3 टाइप की कैपिटल चलती भी नहीं है, तो इसलिए इंडिया में टीयर 1 टीयर 2 की बात होती है। और यहाँ पर आपका क्या होता है, टोटल। और उसने ये जो टोटल बोला, उसने बोला परसेंटेज ऑफ रिस्क वेटेड एसेट, RWA के समझ लीजिएगा, परसेंटेज ऑफ रिस्क वेटेड एसेट ये होना चाहिए। अब इसको हम करते हैं, देखिए। तो उसने बोला कि आपका सेट 1 कितना होना चाहिए, उसने बोला कम से कम 5.5%। ठीक है, उसके बाद उसने इसको कुछ नहीं बोला, मैं इसको दूसरे कलर से लिख देता हूं जिससे आपको थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। इसको रिवर्स करके चलते हैं। उसने बोला टीयर 1 आपकी एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए, 7%।
सीसीबी आपका एटलीस्ट 2.5 होना चाहिए और ओवरऑल एटलीस्ट कितना होना चाहिए 9। अभी यहाँ पे और एक बात और सुन लीजिएगा, यहाँ पे आरबीआई और उसका भी बाइफर्केशन कर दे रहा हूँ। आरबीआई ने बोला यहाँ बेसेल ने बोला यहाँ पे 8 होनी चाहिए और यहाँ बोला 6 होनी चाहिए, ये तो 2.5 ही है। ठीक, क्लियर हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो 9 अगर है तो सेट 1 आरबीआई ने बोला कि सेट 1 आपका 5.5 होना चाहिए, जबकि बेसेल ने बोला हुआ है ये 4.5 होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो बीच में जगह बच रही है, ये जगह जो है, ये जगह किसी भी क्राइटेरिया मतलब मिनिमम इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप 7% पूरा करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? 1.5 आप इसकी टारगेट नहीं है। टारगेट किसका? फिर सुन लीजिए, टारगेट है जो मैंने रेड कलर से लिखा उसका है। टारगेट जो है जो मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है उसका है। हाँ, जो लोग आंसर दे रहे हैं आप उसको मैच करते हुए चलें। और क्लास अच्छी नहीं हो रही है तो डिसलाइक कर दीजिए, क्लास अच्छी हो तो लाइक कर दीजिए। जैसे तूर सर बोलते हैं कि डिसलाइक लाइक का काम पूरा कर लीजिए जिससे हमें समय की बर्बादी ना हो, तो ऐसे ही मैं भी बोल देता हूं आपको। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे फिर आप सुनिए कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट के जो टारगेट हैं वो 9, 7, 2.5 और 5.5 है। इसका कोई टारगेट नहीं है, ऐसे इसका भी कोई टारगेट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये 9 चाहिए तो 7 यहाँ है तो 2 आप ये ले सकते हैं। क्लियर हो गया? ऐसे यहाँ पे 2 इसमें भी ले सकते हैं। तो ये हमारा है बेसेल और आरबीआई के अकॉर्डिंग हमारा क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए। हाँ, जो श्वेतांगी जी आपने बोला हुआ है, ये जो ये वाली लाइन है, सीसीबी वाली लाइन, सीसीबी वाली लाइन इसमें ऐड कर ली जाए तो कितना हो जाएगा? 11.5 और यहाँ हो जाएगा 10.5। कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए इस क्लास के बाद। आप थ्योरी पढ़ें तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इस क्लास के बाद आपको। चलिए जी, बैटरी हमने चेंज कर ली है। तो बैटरी चेंज करने के बाद हम बात करते हैं इन रेशियोज़ की। तो ये हमारा पूरा सिस्टम है उसमें कि कैसे बेसेल ने बोला हुआ है कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट आपकी कितनी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें कंपोनेंट, एक वर्ड होता है कंपोनेंट, कि जैसे हमने एक ह्यूमन का एग्जांपल दिया था, उसके पास एक पर्सनल एग्जांपल दिया था, वो ये चीज़ें हमने ले ली थी। ऐसे ही इन टीयर 1 टीयर 2 के जो कंपोनेंट है, थ्योरेटिकल काम है इसलिए मैं यहाँ कवर नहीं कर रहा। आपकी बुक में अगर आप देखेंगे तो आपकी बुक में मिल जाएगा। आपका है ये जो CIB GIB की बुकें हैं अपनी, उसमें देखिए कंटेंट लिखा हुआ है, कंपोनेंट ऑफ कैपिटल लिखा हुआ है। उसके अकॉर्डिंग आप उसमें देख लेंगे कौन कौन सी चीज़ें टीयर 1 में, कौन सी टीयर 2 में और कौन सी टीयर 3 में आती हैं। इसकी वजह से कई बार हमने क्लास भी ले ली है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। ठीक है, जो अपना CIB है उसमें 259 पेजेस पे सब दिया हुआ है कि एलिमेंट्स, इसको एलिमेंट नाम दिया हुआ, बेसिकली कंपोनेंट की जगह क्या है, एलिमेंट नाम दिया हुआ है, एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल्स। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। क्लियर हो गया? अच्छा, अब इसमें ज़रा देखिए CCB वाला। CCB वाले में एक खास बात थी, इसको 4 ईयर में, इसको 4 ईयर में डिवाइड किया गया था, यानी हर ईयर में 6 to 5%। तो अगले बार कितना हो जाएगा? 1.250, उसके बाद 1.875 और उसके बाद 2.5। ये जो मैंने बात बोली थी कि 2018 तक पूरा होना था, लेकिन 19 किया, 20 किया और अब बेसेल
2023 तक की चर्चा सुनने में आ रही है, क्योंकि अब पोजीशन ऐसी लग रही है कि ये जो 2.5% वाली एडिशनल जो रिक्वायरमेंट थी वो शायद अभी जल्दी से पूरी हो नहीं पाएगी। और इसका एग्जांपल मैं देता हूँ कि आपके मदर ने आपको खाना खिलाना शुरू किया, ठीक है, उन्हें सोचा मैं 1 साल में इसको जो है इसका वजन 10 किलो बढ़ा दूंगी, ठीक है, वो खान देने लग गई। अब क्या हुआ, अचानक वो इसको 1 महीने बुखार आ गया तो उसका वजन 8 किलो माइनस हो गया। तो बिल्कुल वही पोजीशन हुई है कि कोरोना की वजह से इकोनॉमिक जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री है थोड़ा डाउन हो गई है, और उस डाउन होने से क्या है, ये टारगेट जो पूरा करने का था उसने कहा नहीं भाई अब 1 साल बाद हम इसका 10 किलो तक वजन बढ़ाएंगे। सेम वही चीज़ जो है इस बार करने का आरबीआई ने फैसला लिया है, ठीक है। चलो और आगे आते हैं। अब जो है कुछ ऐसी चीज़ें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स में कवर होंगी, उन पे बात करते हैं। तो इसके लिए बुक का सहारा थोड़ा सा लेंगे, क्योंकि उसको लिखने में बहुत समय जाएगा और लिखा हुआ चीज़ पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। चलिए आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एक ये चीज़ डिस्कस करनी है मेरे को, जो बेसल के अकॉर्डिंग पिलर 1 में एमसीआर की बात करी, ये एमसीआर जो है हर तरह से आपको लेना पड़ेगा। एमसीआर जो है इसको आप समझ लीजिए यहाँ पे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट की। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट की। ये जो पिलर 1 है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, और ये रिक्वायरमेंट क्रेडिट रिस्क के लिए भी मेंटेन करनी है, मार्केट रिस्क के लिए भी मेंटेन करनी है, और ऑपरेशनल रिस्क के लिए भी मेंटेन करनी है। अगर छोटा दिखाई दे रहा है तो आप लोग बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तीनों के लिए इस्तेमाल करनी है। और कैसे ये निकलेगी, कैसे ये निकलेगी, जैसा कि मैंने बताया था कि इन तीनों के लिए कैपिटल मेंटेन करनी है। और क्रेडिट के लिए हमने बताया था लोन और एडवांसेस से देखा जाएगा, मार्केट के लिए इन्वेस्टमेंट से देखा जाएगा, और ऑपरेशनल के लिए ग्रॉस इनकम से देखा जाएगा। तो इन सब के मेथड है निकालने का। सीआईबी वाले बहुत ध्यान से इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि आपका तो पूरा 20 से 25 नंबर का बेसिल ही, और उसके 2-3 न्यूमेरिकल आते हैं, क्रेडिट कैलकुलेट कराता है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके उसमें, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यहां पर आप सुनिएगा कि वो मेथड आपके जेआईबी वाले में सिंपल क्वेश्चन हो सकता है, आउट ऑफ दिस विच मेथड इज नॉट रेलिवेंट विद द क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशन रिस्क। जैसे ऑपरेशन में क्या करेगा, वो 3 नाम ये दे देगा और एक ये वाला दे देगा, और आपसे पूछे कौन सा रेलिवेंट है कौन सा नहीं है। मैं इसको समझा देता हूं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि नाम है, सबसे पहले क्रेडिट रिस्क निकाला जाता है स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच से। स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच का मतलब कि आप अभी थोड़ी देर बाद में और बताऊंगा मैं। स्टैंडर्डाइज अप्रोच एक स्टैंडर्ड तरीका, पर ऐसा कर लो, इंटू कर लो और आंसर आ जाएगा, स्टैंडर्डाइज अप्रोच है। दूसरा है इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच फाउंडेशन, इंटरनल रेट आईआरबी बोलते हैं, रेटिंग बेस्ड एडवांस। तो इंटरनल रेटिंग से मतलब है कि आप अपने लोनों की रेटिंग बनाओ, और ये कौन सा फाउंडेशन है, एक बेसिक बना लो, यानी आपने हर लोन की एक रेटिंग देना शुरू कर दिया। और एडवांस में क्या है, उसके जो कंपोनेंट है या जो क्राइटेरिया है वो और डेप्थ में चले जाएंगे, आपकी रेटिंग और अच्छी आएगी, तो उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। ऐसे ही कैपिटल फॉर मार्केट रिस्क निकालने के लिए पहला है स्टैंडर्डाइज अप्रोच, मैच्योरिटी मेथड, ठीक है। दूसरा है स्टैंडर्डाइज अप्रोच ड्यूरेशन मेथड, आपने सुना होगा, मैकाले ड्यूरेशन सुना होगा।
ठीक है। तीसरा है इंटरनल मॉडल मेथड। इंटरनल मॉडल मतलब अपने वहां कोई एक ऐसा मॉडल बना लीजिए जिससे आप क्या निकालेंगे, मार्केट रिस्क में यानी आपके इन्वेस्टमेंट में होने वाले रिस्क को कैसे कैलकुलेट करें। और थर्ड की अगर बात हम करें ऑपरेशनल रिस्क में, तो उसमें क्या है, बेसिक इंडिकेटर अप्रोच, स्टैंडर्डाइज अप्रोच और एडवांस मेजरमेंट अप्रोच। तो ये आपका वन थ्योरी का क्वेश्चन बनता है, आपको बहुत पता होना चाहिए। जो CIB वाले हैं, CIB वाले इन्हीं से न्यूमेरिकल आते हैं। कई बार जो है 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल यहाँ से आता है, 5 मार्क्स का यहाँ से आता है, 5 मार्क्स का यहाँ से आता है, और ओवरऑल थ्योरी मिला के 5 यानी 20 से 25 नंबर बेसल के नाम के आते हैं। बेसल को पूरा पढ़ लीजिए, आपको काफ़ी मदद मिलेगी अपने मार्क्स को बढ़ाने के लिए। ठीक है, इतना चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गया, तो आगे बढ़े हम। दूसरी चीज इसमें है सुपरवाइजरी रिव्यू के बारे में। दूसरी चीज किसकी है, सुपरवाइजरी रिव्यू। तो सुपरवाइजरी रिव्यू की जब हम बात करते हैं, सुपरवाइजरी रिव्यू में ये है मेथड, देखो कैसे निकालेंगे। इवेलुएट रिस्क असेसमेंट है, एंश्योर साउंडनेस एंड इंटीग्रिटी ऑफ बैंक्स इंटरनल प्रोसेस टू असेस द एडिक्वेसी ऑफ कैपिटल। अच्छा, एक चीज और कि जहां हम इतनी बात कर रहे हैं, ये जो MCR वाला कॉन्सेप्ट है, इसी MCR वाले कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेसी। इसी MCR वाले को बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेसी। क्या बोलते हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रिटर्न। नहीं, एक मिनट, कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट, एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट, तो उसको बोलते हैं कार। नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं, इसको बोलते हैं CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। देखिए मैं भी भूल जा रहा हूं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी चीज़ें हैं रिवाइज करते चलिए, क्योंकि मैं भी क्लास 3-3, 4-4 महीने बाद एक बार लेता हूं इस मामले की। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, इसको क्या बोलते हैं, CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ठीक है, और हमने यहाँ एक वर्ड बोला हुआ इतने % ऑफ RWA, तो इसी को बोलते हैं करार। क्या बोलते हैं इसी को, करार। कैपिटल टू, इसको बोलते हैं RWA, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। अब मैं आपको बताता हूं कि हाँ, कई लोगों ने मुझे करेक्शन कर दिया था, पेज नंबर जब हम उसकी बात कर रहे थे, क्या बोलते हैं, अप्रोचेस की, वो 256 में था CIB वाली बुक में। क्लियर है, चलो अब करार को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। करार में क्या एक टेक्निकलिटी क्या चीज है, उसको देखने की कोशिश करते हैं जरा। देखिए इसको आप सुन लीजिएगा। पहली बात, RWA क्या है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एसेट है। RWA क्या है, रिस्क वेटेड एसेट। एसेट में हमारे लोन्स होते हैं, तो हम एक काम करते हैं, कुछ लोन्स लिख लेते हैं। FD का लोन है, ठीक है, गोल्ड लोन है, व्हीकल है, और आपका हाउस लोन है, क्रेडिट कार्ड है, एटसेट्रा। तो इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं एक सिंपल बैलेंस शीट लेता हूं बैंक की, आउटस्टैंडिंग लिखता हूं उसमें, आउटस्टैंडिंग, और इस आउटस्टैंडिंग में हम FD लेते हैं। 5 लाख का FD का लोन है, 10 लाख का इसका लोन है, 10 लाख का व्हीकल का लोन है, 50 लाख का इसका लोन है, और क्रेडिट कार्ड जो है 5 लाख का इसका लोन है, या 6 लाख का, 5। ठीक है, तो अगर हम इसको सम करते हैं, इसका सम करते हैं, तो ये कितना आता है लोन, देखिए ये आएगा आपका 10, 10, 20, 50, 70 और 10, 80। यानी इसका, और इसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग इज नोन एज क्या है, एसेट। आउटस्टैंडिंग इज नोन एज
एन एसेट, ठीक है, ये इतने इनके एसेट्स हैं 80 लाख के। और अगर हम बेसिल के उसमें आते हैं, बेसिल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं, तो बेसिल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करने में इसमें एक रिस्क वेट वर्ड आ जाता है, रिस्क वेट। और ये जो रिस्क वेट होता है एफडी के केस में 0 होता है, गोल्ड के केस में भी 0 होता है, व्हीकल के केस में हम कह सकते हैं 100%, और हाउस के केस में अलग अलग परसेंटेज है, तो हमने 50% ले लिया। हाउसिंग के केस में ध्यान रखना 3 परसेंटेज अलग अलग है, और वो परसेंटेज जो है एलटीवी के हिसाब से कि कितने का कॉस्ट है और कितना उसने लोन लिया उसके हिसाब से, ठीक है। और क्रेडिट कार्ड में होता है 150%, ठीक है। इसके लिए जो टेबल है आप आरबीआई के सर्कुलर से या लेटेस्ट जो भी डेवलपमेंट होते हैं उससे वो कर सकते हैं। हाँ जी राजेश जी, मैं कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो ही बता रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो अगर मैं इसको यहाँ पे अब रिस्क वेट अप्लाई करूँगा, तो रिस्क वेट अप्लाई करने के बाद ये एसेट का नाम हो जाएगा रिस्क वेटेड एसेट। क्या हो जाएगा? रिस्क वेटेड एसेट। तो कितना, 5 का करूँगा 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 10 का 0 हो जाएगा, और 10 का 100% 10 हो जाएगा, 50 का हो जाएगा 25, और 5 का 150% हो जाएगा 7.5। अगर मैं इसको ऐड करूँगा तो 42.5। अब आपको एक आंसर देना है। एज पर द बैलेंस शीट द एसेट इज गोइंग टू बी सो, कितना हो रहा है, कितने सोन हो रहे हैं, 80 लाख के सोन हो रहे हैं बैलेंस शीट में। लेकिन जब हम बेसेल का रिस्क वेटेड एसेट वाला फंडा अपनाते हैं तो उसमें रिस्क वेट के यानी कितना लोन कौन सा कितना रिस्की, उसके अकॉर्डिंग उसके रिस्क वेट कम ज़्यादा हो जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये बनता है आपका 42। और हमने आपको शुरू में बताया था कि जो करार है वो रिस्क वेटेड एसेट्स वाले से काम करता है। तो और आपको MCR का जो फॉर्मूला है, MCR इज द 9% ऑफ RWA। ये ध्यान रखिएगा जरा, इसके बारे में बताते हैं आपको। MCR जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है वो कितना, 9% ऑफ RWA। अगर हम 9% इसका निकालते हैं तो इसके हिसाब से हमें चाहिए होती है कितने MCR, एक केस में 7.2 लाख चाहिए। और दूसरे की बात करते हैं, इस वाले सेकंड वाले केस की बात करते हैं, तो सेकंड वाले केस में ये है 9% ऑफ दिस, तो 9% निकालेंगे, लगभग इतना करीब आएगा, ठीक है, इतने लाख। अब आप देखिए, सॉरी यहां पे इतना, आप देखिए कितना चेंज आ गया। तो RWA कॉन्सेप्ट में कई बार आपको क्या होगा, RWA कॉन्सेप्ट में कई बार आपको अपनी जो आउटस्टैंडिंग है उसका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है रिस्क वेट अप्लाई करने पर कम हो जाती है, यानी आपकी बल्ले बल्ले है, आपको कैपिटल कम मेंटेन करनी है। तो ऐसे ही अगर हम बात करें, कोई ऐसा बैंक है जो सिर्फ एफडी के अगेंस्ट लोन करता है, हम ऐसे बैंक की बात करें जो सिर्फ एफडी के अगेंस्ट लोन करता है, तो उसको बिल्कुल भी कैपिटल बेसिल के अकॉर्डिंग रखने की जरूरत नहीं है। अब बात आई बेसिल के अकॉर्डिंग रखने का मतलब क्या है, इसको समझाता हूं मैं। आपको पता है कि आपका बैंक, प्राइवेट बैंक स्टार्ट करने के लिए 500 करोड़ की कैपिटल चाहिए। 2 ईयर के बाद उसने 2 लाख करोड़ के क्या कर दिए, डिपॉजिट इकट्ठे कर लिए। अगर 2 लाख करोड़ के डिपॉजिट इकट्ठे कर लिए तो CRR और SLR को हटा दिया जाए, लगभग 24% हटा दिया जाए, 23% हटा दिया जाए, तो उसका ये कितना हो जाएगा, 46 लाख आप हटा दो, इसमें से 46 लाख हटाते हैं तो ये कितना कर सकता है, 1.154 लाख करोड़ के क्या कर सकता है, एडवांस कर सकता है, ठीक है। अब एक बात सुनिएगा जरा ध्यान से, इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझिएगा कि कोई बैंक 500 करोड़ से खुला, 2 साल में उसने इतना डिपॉजिट इकट्ठा कर लिया, और डिपॉजिट इकट्ठा करने के बाद 1,54,000 करोड़ की वो फंडिंग कर सकता है।
और उसने सपोज कीजिए 1,50,000 करोड़ की फंडिंग कर भी दी, क्या है, एडवांसेस, अगर कर भी दिए, अगर उसने 1,50,000 करोड़ के एडवांसेस कर भी दिए तो ये एडवांसेस के अगेंस्ट वो 9% मेंटेन करेगा, क्या, कैपिटल, और 9% के हिसाब से हो जाएगा 13,500 करोड़ की क्या होनी चाहिए, इसमें MCR होनी चाहिए, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, एज पर किसके, बेसेल। और ये क्राइटेरिया किसका है, RBI का। अब यहां पे समझिए, RBI कहता है 500 करोड़ खोलो और बैंक खोल दो, बेसेल कहता है 500 करोड़ खोलो या ना खोलो हमें कुछ नहीं पता, लेकिन जो एडवांसेस कर रहे हो आप, जो आपके एडवांसेस है उसके अगेंस्ट में 9% की कैपिटल रख लो, इंडिया के अकॉर्डिंग सिनेरियो में लेते हैं, और जो कि आपकी कितनी होनी चाहिए, वो 13,500 करोड़ कम से कम होनी चाहिए, जो कि यहाँ मैच नहीं कर रही। तो बेसेल के अकॉर्डिंग ये बैंक नहीं चल सकता, इसको दो काम करने पड़ेंगे, या तो अपने लोन्स कम कर ले या अपनी कैपिटल बढ़ा ले। और यही समस्या इस समय जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक्स जिनको मर्जर की बात गवर्नमेंट कह रही है, जिस बहाने से मर्जर करने की बात कह रही है, वो यही कह रही है कि आप ग्लोबल स्टैंडर्ड पर खरे नहीं उतर रहे हो, कि आपका जो है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट एज पर बेसिल पूरा नहीं हो रहा है, या आपके जो एनपीए की परसेंटेज है वो प्रॉपर नहीं चल रही है, जो आपके एनपीए की परसेंटेज है प्रॉपर नहीं चल रही है, इसलिए जो है इस पर बात चल रही है क्या होगा, तो इसीलिए मर्जर हो रहा है। अब क्या कर रहे हैं मर्जर में बैंक, कि जिसके पास कैपिटल ज़्यादा है उसमें कम कैपिटल वाले को जोड़ दे रहे हैं, जिससे कि दोनों के एडवांसेस को मिलाने के बाद उसकी MCR पूरी हो जा रही है। ये एक केस हुआ, लेकिन मैं आपको क्या समझा रहा हूँ अभी, मैं समझा रहा हूँ आपको रिस्क वेटेड एसेट का कॉन्सेप्ट। तो रिस्क वेटेड एसेट का कॉन्सेप्ट अगर मैं समझाता हूं, एडवांसेस तो इसके इतने हैं, लेकिन जब उसने रिस्क वेट एसेट निकाला तो पता लगा अधिकतर उसके गोल्ड लोन और FD के लोन्स थे जो कि बहुत सिक्योर्ड थे, या हाउसिंग लोन थे 50% वाले, तो रिस्क वेटेड एसेट निकल के आया इसका 10,000 करोड़। ऐसा हो सकता है, अगर इसका 10,000 करोड़ आया तो 10,000 का 9 निकालेंगे, तो 9 10,000 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 करोड़। देखिए 90 करोड़ आ गया, 90 करोड़ MCR आ गया, सेकंड केस में 90 करोड़ MCR है, तो इसका मतलब ये यहाँ जो फेल हो रहा था वो बैंक ओके है। समझ में आई? तो बैंक अपनी जो फाइनेंसिंग करता है उसमें रिस्क वेट के हिसाब से उसे अपनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट करनी पड़ती है। सुखदेव जी थैंक यू। श्वेतांगी जी 3.78 क्या बता रही हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। 3.78 आपने बोला हुआ है, बहुत अच्छा। विनय गुप्ता जी ने पूछा हुआ स्टैंडर्ड अप्रोच से है क्या, बिल्कुल हाँ, ये स्टैंडर्ड अप्रोच है, सीधे से वैल्यू उठाई और मल्टीप्लाई कर दी, और इंडिया में अभी क्रेडिट रिस्क के लिए स्टैंडर्ड अप्रोच ही अप्लाई हो रही है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार आया है। अच्छा, कौन सी वो अप्लाई हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बैंक की अगर हम बेसल 3 की जो रिपोर्ट है, जो सबमिशन होती है, जिसको हमने बोला मार्केट डिसिप्लिन करना है, यानी कि सारी रिपोर्टें भेजनी, उसकी बात अगर हम करें तो उसके अकॉर्डिंग हर बैंक अपनी क्या है बेसल की रिपोर्ट सबमिट करता है। उस रिपोर्ट में वो पूरा बताता है कि कौन सी रिपोर्ट किस कैपिटल को कौन से मेथड से उसने निकाला हुआ है। क्लियर हो गई ये बात? कुछ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर वो मुझे दिख गया। चलिए स्क्रीन पर देखिए, आपको बहुत अच्छी चीज़ दिखा रहा हूं मैं। एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बेसिल का डिस्क्लोजर दिख रहा है सामने, आप लोग खुद भी वेबसाइट पे देख सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है।
यहाँ पे लिखा है पिलर 3 डिस्क्लोजर, पिलर 3। अब यहाँ पे पिलर 3 का मतलब क्या है? जब हमने बोला था मार्केट डिसिप्लिन क्या होता है, मार्केट डिसिप्लिन आप जो काम कर रहे हैं सबको पता होना चाहिए आप कैसा काम कर रहे हैं, डिस्क्लोज करना है आपने, जिससे और लोगों को नुकसान ना हो जाए, पूरा सिस्टम फेलियर ना हो जाए, ठीक है। तो अब जो है ये 31/3 का, ये आप सिंपल इंटरनेट पे देखेंगे तो आपको ये चीज़ दिखाई दे जाएगी। तो इसमें जब आप देख रहे हैं, देखिए क्लियर है। अब यहाँ पे बेसल में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि व्हाट इज क्वालिटेटिव डिस्क्लोजर एंड व्हाट आर क्वांटिटेटिव, तो व्हाट आर क्वालिटेटिव डिस्क्लोजर, व्हाट आर क्वांटिटेटिव डिस्क्लोजर, इसको भी आप समझने की कोशिश करिए जरा। क्लियर हो गया? क्वांटिटेटिव डिस्क्लोजर और तो जो अभी हम बात कर रहे थे वो बेसिकली जो कैलकुलेशन वाला काम करते हैं वही काम हमारा क्वांटिटेटिव होता है, और क्वालिटेटिव वो होता है कि भैया हमारे वहाँ कैसी क्वालिटी के एसेट्स हैं, हम क्या मेथड अपना रहे हैं। इस रिपोर्ट को आप देख के बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखिए इसमें जब आपने दिया हुआ है क्वालिटेटिव डिस्क्लोजर में आपने कंपनियों के नाम दिए हुए हैं, वो क्या कर रही है, देखो यहाँ पे लिख रहा है एक्सप्लेन द मेथड ऑफ कंसोलिडेशन, कौन से मेथड से आपने कंसोलिडेशन किया। तो वो कह रहे हैं कि कंसोलिडेशन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21। तो ये जितनी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दिख रही है, स्टेट बैंक की बेसल 3 की डिस्क्लोजर रिपोर्ट बहुत लंबी है क्योंकि इसमें ग्रुप कंपनीज काफ़ी सारी हैं, इसलिए इसमें काफ़ी वो हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी कंपनियों के नाम दिए हैं, बैंकों के जो हैं वो दिए हुए हैं, उनके जो सब्सिडरीज हैं उनकी बात की गई है, ठीक है। मैं अभी मौके पे आ रहा हूँ, आप लोग थोड़ा पेशेंस जरूर बना के रखिए। अगर आपको आधे घंटे की क्लास में पढ़ना है और पढ़ के थोड़ा बहुत पढ़ के आधे घंटे में 4 लाइनें पढ़ लेनी है, 4 स्लाइड पढ़ लेनी है, तो आप ये क्लास आपके लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट ना लग रही हो, लेकिन बहुत गहराई से समझना है। ऐसी बेसल की क्लास आपको कहीं मिले तो हमें ज़रूर बताना, हम भी अपनी नॉलेज को एनहांस करेंगे वहाँ पे जाके। और मेरे हिसाब से ऐसी कोई भी क्लास अवेलेबल यूट्यूब या किसी कोर्स में नहीं है। इवन बड़े बड़े जो MBA के कॉलेज हैं वहाँ पर भी कोई बेसल इस तरह से नहीं पढ़ाता जितनी गहराई से मैं आपको बता रहा हूँ। अभी ये अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे फिगर आनी शुरू हो गई। यहाँ पे हेडिंग क्या लिखा है, देखिए हेडिंग लिखा है क्वांटिटेटिव डिस्क्लोजर, और जैसे ही क्वांटिटेटिव डिस्क्लोजर लिखा हुआ आया तो वैसे ही फिगर्स आनी शुरू हो गई, वैसे ही क्या होगा, फिगर आनी शुरू हो गई। क्लियर हो गई आप बात आपको? और आगे बढ़ते हैं हम इसमें। पूरे जो फिगर्स हैं उसमें दिखा रखे हैं, ठीक है। तो ये जो डिस्क्लोजर जाते हैं मार्केटिंग डिसिप्लिन के अंतर्गत जाते हैं। CIB में आपका एक चैप्टर है 23 या 26 है मार्केट डिसिप्लिन वाला, उसमें इन्हीं सारी रिपोर्ट्स के बारे में बात की गई है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसमें 1-2 डेटा ऐसा दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पर आ गया, देखो यहाँ पर आ गया DF2 एक फॉर्म है जिसमें कैपिटल एडिक्वेसी की बात करी है, क्वालिटेटिव डिस्क्लोजर की बात करी है। तो क्वालिटेटिव डिस्क्लोजर में बोला है समरी डिस्कशन ऑफ द बैंक अप्रोच टू द एसेसिंग एडिक्वेसी ऑफ द, तो कैसे कर रहे हैं उन्होंने बताया कि भैया हम ऐसे करते हैं, कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट करते हैं। फिर उन्होंने बोला न्यू कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क, इसको बोलते हैं NCF, ये नाम बहुत जो है सुनने में आता है, ठीक है। यह है इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट प्रोसेस ICAP और न्यू कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क, इसके बारे में आती बात। वो कहते हैं हम मेजरमेंट कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इंटरनल कंट्रोल है, सब कुछ कर रहे हैं और ये सारे रिस्कों की बात कर रहे हैं, इन सारे रिस्कों की ये बात कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन अभी पूछ रहे थे कि कैसे किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला है। क्वांटिटेटिव डिस्क्लोजर में कैपिटल रिक्वायरमेंट क्रेडिट रिस्क की किससे की गई है, देखो स्टैंडर्डाइज अप्रोच से करिए। उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक को इतनी कैपिटल चाहिए, स्टेट बैंक को 1,58,699 करोड़ रुपए की कैपिटल चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, देखो जो हमारा फॉर्मूला था,
जो हमारा फॉर्मूला था उस फॉर्मूले में देखिए जरा एक बार, ये फॉर्मूला था हमारा। इस फॉर्मूले में क्या हो रहा है, स्टेट बैंक की जो MCRI है वो 1,58,000 करोड़ 158 करोड़ 00 कर ले रहा हूँ, इतनी आई है। अगर इस 9% को अपॉन में ले आओ और इंटू 100 कर लो तो देखिए आप वैल्यू क्या बनती है, 9 1 जा 9, 68, 9 7 जा 63, 5 बचेगा 50 हो जाएगा, 45 45 45 और 1 2। आप ये देखिए 17,55,000 करोड़ के एडवांस दिखा रहा है। कह रहा है कि इसके हिसाब से लगभग 16-17 लाख करोड़ के एडवांस होंगे। आप लोग क्रॉस चेक कर लेना, आपकी स्टेट बैंक की बैलेंस लगभग जो सबकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है वो लगभग मेरे ख्याल से 20 लाख करोड़ एडवांसेस की होगी। तो उसका आप 9% लगा लीजिए। तो इस तरह से समझा रहे हैं। समझ में आ जा रहा है तो यस बोलिए, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसे ही देखिए मार्केट रिस्क का, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है सामने। 31 मार्च 2020 को स्टेट बैंक ने अपने कैसे निकाले हैं उसके अकॉर्डिंग पूरा ये बता रहा है, ठीक है। तो उसने बोला ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है CIB वालों के लिए कि मार्केट रिस्क जो निकलता है वो इन 3 रिस्कों पे निकाला जाता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क पे, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क पे और इक्विटी रिस्क पे, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। और थर्ड वन जो हमारा आ रहा है सामने वो आ रहा है बहुत बेसिक इंडिकेटर अप्रोच का, आपका ऑपरेशनल रिस्क का। ये देखिए आ गया, ये 1 नंबर का क्वेश्चन मैंने सामने स्क्रीन पे लिख दिया है। बेसिक इंडिकेटर अप्रोच से निकाला हुआ है ये, ठीक है। अब क्या है, स्टैंडर्डाइज अप्रोच इफ एप्लीकेबल, अगर एप्लीकेबल होती हो तो। अभी स्टेट बैंक से ने इससे निकाला तो ये मान लीजिए कि ये जो निकाला हुआ है उन्होंने अपने जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग ही निकाला होगा, ठीक है। विनय गुप्ता जी आपका आंसर मिल चुका है। मार्केट रिस्क और ऑपरेशन के लिए कौन से होते हैं, यहाँ साफ साफ इसमें दिख गया। देखो ये आपकी बुक में कहीं नहीं मिलेगा, जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं हम उस चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं कहीं से कहीं पे, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया आपको। तो कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, बैंक जो है अपने सारे लोन्स के बारे में सब बताता है, ठीक है। तो ये बेसिक हमारा जो लेक्चर था, इस लेक्चर में बेसिक चीज़ें कवर हो गई हैं। अब जब हम कैपिटल हो गया हमारा, कैपिटल के टाइप हो गए, कैपिटल के कंपोनेंट हो गए, और कैपिटल में हमारा वो क्या क्या होता है, कितने कितने % होता है। एक चीज़ और मैं दिखा देता हूं आपको, इस चीज़ को और देख लीजिएगा। ये फॉर्मूला था हमारा, इस फॉर्मूले में क्या कोई ऐसी चीज़ है जो हम छोड़ चुके हैं या नहीं। देखो कैपिटल रेशियो निकालने का जो फॉर्मूला है, पहले हम क्रार की बात करते हैं। क्रार में क्या होता है, आपकी जो टोटल एलिजिबल कैपिटल है और अपॉन सारे RW है, सारे RW है। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं इधर, जैसे मैंने पहले बताया था उस तरह बताने की कोशिश करता हूँ। हमारा फॉर्मूला लेमैन फॉर्मूला आप याद रखिए, आप करिए लेमैन फॉर्मूले में X% ऑफ RWA इज इक्वल टू करार होता है। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, X% ऑफ RWA इज इक्वल टू करार याद कर लीजिए। अगर आपको ये याद रहता है तो आप इसमें कोई फॉर्मूला रख लीजिए। अगर आपको ये X% निकालनी है अपनी, तो आप सबसे पहले RWA लिखेंगे। अगर आपके बैंक का RWA 20,000 करोड़ कुछ भी है, इक्वल टू, ठीक है, और आपका यहां बोला हुआ करार यानी कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो कितना है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो कितना है। तो ये फॉर्मूला आप देख रहे हैं, देखो इसमें RWA नीचे है, हमारे में कहाँ RWA ऊपर है। अगर हम इस RWA को नीचे ले जाएंगे तो वो करार के नीचे आ जाएगा। देखो ये आ गया, आ रहा है।
अगर हम इस RWA को यहाँ ले जाएंगे तो क्रार के अपना, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, x परसेंटेज। तो यानी आपकी जो परसेंटेज है वो इस तरह निकल आएगी। आप अपनी कैपिटल लिखिए जितनी कैपिटल है, ठीक है। अब मान लिया इसमें कैपिटल हमने बोला आपकी जो कैपिटल है वो कैपिटल है आपकी कैपिटल मान लिया 1000 करोड़ है। कितनी है, 1000 करोड़। तो इसको जब आप इंटू इधर करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 1000 अपॉन 20,000, ठीक है। तो और परसेंटेज निकालना तो ये अपॉन परसेंटेज वाला इधर आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 40 माइनस कर लीजिए 45, तो कितनी आई, 5% आई। तो ये आपका x% कितना आया, 5%। और यहाँ पे 3 क्यों दिए हुए हैं, सबसे पहले यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए। ये तो दिया टोटल कैपिटल के लिए, ये दिया सिर्फ टीयर 1 के लिए, और ये दिया है सेट 1, और ये तो सिर्फ CET के लिए दिया हुआ है। ये 3 क्यों दिए इसके बारे में बताता हूँ मैं, क्योंकि आपको ये कम से कम कितने परसेंट करना है, 9%। सेट 1 ATN कितना करना है, 7%। और ये कितना है, इसीलिए ये 3 फॉर्मूले दिए हुए हैं। और रिस्क तीनों का RWA ध्यान रखना तीनों का निकलेगा, RWA हमेशा तीनों का निकलेगा, ठीक है। मार्केट रिस्क में रिस्क वेट की परसेंटेज 9 ही रहेगी क्या। विनय गुप्ता जी एक कंफ्यूजन आप दूर करिए पहले, कि जो रिस्क वेट होता है वो मार्केट कैपिटल ऑपरेशन रिस्क में नहीं होता, रिस्क वेट होता है आपके लोन्स पे। और ये जो 9% है वो ओवरऑल लोन्स पे, वो 9% वाला सबको जोड़ने के बाद अप्लाई होता है। तो रिस्क वेट जो होता है ये निकलता है, रिस्क वेट हर लोन, मार्केट रिस्क से कोई मतलब नहीं है उसका, रिस्क वेट जो होता है वो उसमें होता है। अच्छा, दूसरी बात आपने लिखा है कि रिस्क वेट की परसेंटेज 9 ही रही क्या। ये जो क्वेश्चन मैं समझ पा रहा हूँ जो आप पूछना चाह रहे हैं वो ये पूछना चाह रहे हैं, बता देता हूँ मैं आप क्या पूछना चाह रहे हैं। आप पूछना चाह रहे हैं कि जो मार्केट रिस्क निकलता है, मार्केट रिस्क की जो कैपिटल निकलती है, आपने मार्केट रिस्क के लिए कैपिटल निकाली, मान लिया 500 करोड़। तो इससे अगर आपको मार्केट रिस्क का RWA निकालना है, उस कंडीशन में आप इसको 500 करोड़ को 0.09 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 0.09 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 2 0 बढ़ जाएंगे, आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका इतने करोड़ का जो निकल के आएगा वो आपका मार्केट रिस्क का RWA निकल के आएगा। ये आप शायद कहना चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो करार है वो 9% है, वो क्रेडिट रिस्क पे भी 9% है, रिस्क वेट नहीं करार, और मार्केट के लिए भी और ऑपरेशन के लिए भी। ठीक हो गया, चलिए इतना भी क्लियर हो गया। तो इस तरह का आज का जो लेक्चर है हम ख़त्म कर रहे हैं। एक चीज़ और दिखा दूं मैं आपको, जो 2.5% वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये चार्ट मैं पहले आपको दिखा रहा था उस समय पर, ये चार्ट देखिए वही है। टीयर 1 में 5.5 चाहिए, तो मैंने बोला आप यहाँ से शुरू करेंगे, टोटल टीयर 1 और एक ये जो है सीधे इसमें ऐड होके ये बनता है। तो ये पूरे आंसर्स हैं। कैपिटल कंजर्वेशन बफर वाला रेशियो ये लिखा ना, मिनिमम सेट 1 टीयर 1 रेशियो प्लस, तो सेट 1 में इसमें एक छोटा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ये जो एडिशन होता है इसका सेट 1 में एडिशन होता है, यानी टीयर 1 नहीं सेट 1 चाहिए। ये जो हम कैपिटल कंजर्वेशन बफर रखते हैं इसे सेट 1 बनाना है हमको, ठीक है। क्लियर हो गया, चलो तो आज का ये वो क्लियर हो गया है। और दूसरा जो है मोबाइल एप्लीकेशन में मैं फिर बता दिया आपको, बार बार हम बता रहे हैं मोबाइल एप्लीकेशन में कि ऑफ़र चल रहा है 3 दिनों वाला, वो आप यूज़ कर लीजिए। एग्ज़ाम पास में आ चुका है इसलिए जो है ये ऑफ़र आ रखा है, आप इसको ज़रूर यूज करने की कोशिश करिए। आप इसके स्टोर में जाइए, स्टोर में जाके देखिए जो प्राइसेस आज के लिए खोले हुए हैं वो देख लीजिएगा, ठीक है। चलो चलिए, थैंक यू सो मच, आप क्लास में रहे, थैंक यू। और अगली जो क्लास हो रही है उसके लिए जल्दी आप खाना पीना खा लीजिए, जो छोटा मोटा काम करना है वो। नेक्स्ट क्लास जो है आज ही है,
नेक्स्ट क्लास आज ही है, 12 बजे से अभी आधे घंटे बाद शुरू होगी। मार्केट रिस्क में रिस्क वेट की परसेंटेज 9 ही रही क्या? मार्केट रिस्क में रिस्क वेट कहाँ से आ जा रहा है? मार्केट रिस्क का जब कैपिटल निकल जाएगा तो उससे मार्केट रिस्क का वो निकलता है। वो 9% रिस्क वेट की परसेंटेज नहीं है, वो है क्रार की परसेंटेज। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।